मैं जो सोच रहा हूँ, अगर वो सच हो गया, तो मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये तो अभी केवल 18 साल की है, उस दर्द को कैसे झेलेगी? शिट यार, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? काश, काश मैंने उस दिन कुछ भी ना किया होता, तो मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसता। उधर इशिता एक पेड़ के पीछे छुपी दक्ष को परेशान होते हुए देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए अपने आप से कहती है, दक्ष जी, अब सीधी तरीके से तो आप मेरी बात मानोगे नहीं, इसलिए अगर मुझे अपनी बात मनवानी है, तो अपनी उँगली थोड़ी तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो वहाँ से चली जाती है और दक्ष भी जिम ना जाकर सीधे अपने रूम में आ जाता है और रूम में तेज कदमों से चक्कर लगाते हुए अपने आप से कहता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा हो गया, तो मॉम डैड से क्या कहूँगा? पूरी फैमिली तो यही कहेगी कि मैं एक तरफ शादी करने से मना कर रहा हूँ और दूसरी तरफ ये सब करता फिर रहा हूँ, और वो भी अपने भाई की सिस्टर इन लॉ से, जो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है। वो करीब आधा घंटे तक उसे ऐसे ही रूम वो करीब आधा घंटे तक ऐसे ही रूम में चक्कर लगाता रहता है और जब उसे चैन नहीं पड़ता, तो वो इशिता को कॉल लगाता है। इशिता, जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में सर्च कर रही थी, वो जैसे ही फ़ोन पर दक्ष कॉलिंग लिखा हुआ देखती है, तो वो खुशी से नाचते हुए कहती है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। और फिर वो फ़ोन उठाकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और कहती है, मैं जानती हूँ दक्ष जी, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, अगर मुझे अपनी मोहब्बत पानी है, तो आपको थोड़ा तो परेशान करना पड़ेगा। दक्ष ने जैसे ही देखा कि इशिता ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो वो गुस्से में एक बार फिर कॉल करता है। इस बार फिर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और कहती है, इतनी आसानी से तो मैं आपसे अभी बात नहीं करूँगी। दक्ष एक बार फिर कॉल लगाता है, तो इशिता बेचारा-सा मुँह बनाते हुए कहती है, अब तो बेचारे होने वाले पतिदेव की मुझे सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि अब ये कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं। वो नींद भरी आवाज़ में फ़ोन रिसीव करते हुए कहती है, हाँ दक्ष जी, बताइए, क्या कहना है? इशिता, तुम मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? वो, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सुनो, जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे साथ अभी इसी वक़्त हॉस्पिटल चलो। दक्ष जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो और मैं हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगा देंगे। इशिता, बात को समझो, जो कह रहा हूँ वो करो, वरना बाद में तुम्हें बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जोर से हंसते हुए कहती है, दक्ष जी, वॉमिटिंग और चक्कर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं जानती हूँ कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है, अभी 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्टूपिड लड़की, तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं, कुछ और हुआ है क्या? देखो, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। अभी तुरंत मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं वहाँ तुम्हारा चेकअप कराऊँगा। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले आप मुझे रास्ते में पानी पूरी खिला देंगे? वो क्या है ना, मेरा बड़ा खट्टा-खट्टा खाने का मन कर रहा है। दक्ष जैसे ही इशिता की ये बात सुनता है, तो उसके हाथों से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर जाता है और खुद भी वो धड़ाम से बेड पर बैठ जाता है और कहता है, ओ गॉड, अब मैं मॉम डैड को कैसे फेस करूँगा? कैसे उन्हें बताऊँगा कि ये बच्चा मेरा है? वो खुद से कहता है, इशिता, अब तुम्हें कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बात से मैं डर रहा था, वो बात मेरी आँखों के सामने आ गई है। वॉमिटिंग और चक्कर आना
और फिर दिन भर सुस्ती लगी रहना, और अब तो तुम्हारा खट्टा भी खाने का मन कर रहा है। इस तरह से तो देखा जाए तो 100% तुम प्रेग्नेंट हो। वो अपने हाथों की उंगलियों को अपने बालों में फंसाते हुए कहता है, कियारा को जब ये पता चलेगा तो वो पक्का मेरी जान ले लेगी, और समर्थ के सामने तो मेरा सर ही नहीं उठेगा। कियारा तो इशिता से बहुत प्यार करती है, और इशिता की जिंदगी बर्बाद करने वाले को तो वो छोड़ेगी नहीं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी इशिता वहां आ जाती है और कहती है, दक्ष जी, आपने मेरा फोन क्यों काट दिया? नहीं, मैंने फोन काटा नहीं था, वो हाथ से छूट गया था। दक्ष उसे बहुत गौर से देखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। यही बात वो जब इशिता से कहता है, तो इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, वो आज आप मुझे बाहर पानी पूरी खिलाने ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, पानी पूरी के नाम से तो मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। दक्ष उसे बैठने का इशारा करता है और कहता है, मैं अभी रेडी होकर आ रहा हूँ। वो बड़े आराम से दक्ष के बेड पर लेट जाती है और बेड पर हाथ फेरते हुए कहती है, दक्ष जी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो आपका रूम परमानेंट मेरा बन जाएगा। दक्ष जब रेडी होकर आता है, तो उसे बेड पर लेटे हुए देखकर वो थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हें चलना नहीं है जो यहाँ आराम फरमा रही हो? वो मुझसे उठा नहीं जा रहा है, प्लीज मुझे थोड़ा अपनी बाहों का सहारा दे दो। वॉट आई मीन, मेरे उठने में थोड़ी हेल्प करो ना। दक्ष उसे उठाने की कोशिश करता है, तो वो चल जाती है, और साथ ही दक्ष को भी हल्का सा अपने ऊपर खींच लेती है। दक्ष इतना तो समझ गया था कि इशिता ने जानबूझकर उसे अपने ऊपर खींचा है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, इशिता, ये क्या बदतमीजी है? तभी इशिता अपने पेट पर हाथ रखते हुए जोर से रोते हुए कहती है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। दक्ष अपना सारा गुस्सा भूलकर उसे चुप कराने में लग जाता है। तभी इशिता गुस्से से कहती है, आप हर वक्त मुझे डांटते रहते हो, इसलिए अब मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अचानक से मुझे दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़कर खींच लिया, और आपको लगा कि मैंने गलत इरादे से। वो इशिता की बात काटते हुए बोला, सॉरी, वो मुझे पता नहीं था। ठीक है, आइंदा से आगे ध्यान रखना। अभी तुम ठीक हो तो चलें। इशिता एक झटके में ही बेड से उठ जाती है और दक्ष का हाथ पकड़कर चलने लगती है। दक्ष को उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इशिता से कुछ भी नहीं कहता है, और फिर वो इशिता को पानी पूरी खिलाता है। जी भरकर खाने के बाद इशिता मुंह बनाते हुए कहती है, दक्ष जी, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, इसीलिए अब मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ मीठा खाऊं। नहीं, अभी तुम सीधे हॉस्पिटल चलोगी। इतना कहते हुए वो गाड़ी में आकर बैठ जाता है, और उसी के पीछे पीछे इशिता भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। करीब 20 मिनट के बाद दक्ष इशिता को लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचता है, तो इशिता दक्ष से कहती है, दक्ष जी, मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ सर्च किया था। क्या? यही कि मुझे वॉमिटिंग और चक्कर क्यों आ रहे हैं। तो उसने बताया कि या तो ये फूड पॉइजनिंग का सिम्टम्स है, या फिर प्रेगनेंसी का नाम सुनते ही मुझे बहुत चिंता होने लगी थी, और फिर मैंने कैलेंडर चेक किया, तो दक्ष घबराते हुए बोला, तो क्या? तो पता चला कि मैंने डेट मिस कर दी है। इशिता की बात सुनकर दक्ष के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। अभी तक सिर्फ उसे वहम था, पर अब डेट मिस होने की बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गया था। दक्ष ये बात तो सुबह से ही पूछना चाह रहा था, लेकिन डायरेक्ट कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी।
वो जानता था कि इस हॉस्पिटल में उसे सब लोग जानते हैं और अगर किसी को कानो कान खबर हो गई कि दक्ष सिंघानिया एक लड़की को लेकर आया है जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई और वो प्रेग्नेंट है, तो ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। वो इशिता को हॉस्पिटल से बाहर ले आता है। इशिता, जो बड़े आराम से गाड़ी में बैठी फल खा रही थी, उसे देखकर से छल्लाते हुए कहता है, तुम्हें इतनी बड़ी बात पता चली है और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दक्ष जी, जो होना था वो हो चुका है, अब रोने से क्या फायदा। और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसलिए अगर एक बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, या तुम आधी पागल हो चुकी हो? बिना शादी के बेबी को इस दुनिया में लाना तुम्हारे लिए सहेगा? क्यों? क्यों मुसीबत बनेगा? मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगी कि ये बेबी मेरा और दक्ष सिंघानिया का है। बस, बात खत्म। वो दांत पीसते हुए बोला, स्टूपिड लड़की, तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? जिस बच्चे को तुम जन्म देना चाहती हो, उस बच्चे को ये सोसाइटी वाले जीने नहीं देंगे। दक्ष जी, आप कब से सोसाइटी वालों की चिंता करने लगे? क्या? नहीं, कुछ नहीं। दक्ष इस समय एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुका था। दिल के किसी कोने में इशिता के लिए उसकी फीलिंग्स तो थी, लेकिन अतीत की कुछ यादें उसके दिल को अभी भी बहुत बेचैन करती थीं, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। वो इशिता को लेकर घर आ जाता है। उसने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी और अपने कमरे में बैठकर ये सोच रहा था कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकले। वो ना तो घर वालों को कोई बात बता सकता था और ना ही इशिता को अकेले छोड़ सकता था। इस समय उसे इशिता से ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बार बार अपने आप को ही कोस रहा था और कह रहा था कि मुझे उस दिन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। उधर इशिता अपने कमरे में जोर जोर से हंसते हुए कह रही थी, सॉरी दक्ष जी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे आप अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकते, वैसे ही मैं भी अपनी पहली मोहब्बत को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकती। और सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं जिसे आपकी फीलिंग्स की, आपके प्यार की कदर ही नहीं। अगर उसे कदर होती तो वो एक बार अपने मम्मी पापा से स्ट्रिक्टली आपके लिए बात करती, उनसे मिन्नतें करती कि आप उसका प्यार है और वो लोग उसके प्यार से अलग ना करें। लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया और बड़ी आसानी से उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया। सच में दक्ष जी, वो आपसे प्यार ही नहीं करती थी। अगर प्यार करती तो वो कभी आपसे ब्रेकअप नहीं करती। दक्ष जब शाम को डिनर करने के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं आया, तो इशिता को थोड़ी चिंता होने लगी। घर में सब लोग डिनर कर रहे थे, सिवाय दक्ष के, क्योंकि घर में किसी को पता ही नहीं था कि दक्ष अपने कमरे में है। दक्ष के मम्मी पापा को तो यही लग रहा था कि वो अभी ऑफिस से आया ही नहीं है। रात के 10 बज गए थे और सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे। इशिता इस बात से बहुत उदास थी कि आज दक्ष ने डिनर नहीं किया। वो कुछ देर तक ड्राइंग रूम में बैठी दक्ष का इंतजार करती रहती है और जब दक्ष बाहर नहीं आता है तो वो किचन में जाती है और एक प्लेट में खाना सर्व करके चोरी चोरी दक्ष के कमरे में पहुंच जाती है। दक्ष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। इशिता धीरे से अंदर जाती है और टेबल पर खाने की प्लेट रखते हुए कहती है, दक्ष जी, मम्मी जी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। मुझे भूख नहीं है, इसलिए इसे ले जाओ।
आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर करिए, खाने पर क्यों? इशिता, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा-सा डिस्टर्ब हूँ। जानती हूँ, पर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इशिता, आज नहीं, तुम उस रोज़ कर सकती थी। काश उस दिन तुमने कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लिया होता, तो आज हम दोनों इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में नहीं होते। इशिता अपनी हंसी छुपाते हुए बोली, दक्ष जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इशिता, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें देखता हूँ तो अपने आप पर गुस्सा आता है, इसलिए प्लीज लीव मी अलोन। इशिता चक्कर आने का नाटक करने लगती है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है कि तभी दक्ष उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और उसकी गालों को थपथपाते हुए कहता है, इशिता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। इशिता हल्की सी आंखें खोलते हुए कहती है, दक्ष जी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे बेड पर लिटा दो। हाँ इशिता, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे कमरे में ले चलता हूँ। दक्ष जी, कमरा तो कमरा होता है, फिर चाहे अपना हो या किसी और का, और वैसे भी मुझे आराम करना है, इसलिए यही बेड पर मुझे लिटा दो। दक्ष उसे बेड पर लिटा देता है और उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, इशिता, अब कैसा लग रहा है? दक्ष जी, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। इशिता, अभी रात के 11 बज गए हैं, इसलिए सारी शॉप बंद हो गई होंगी। चलो अभी तुम अपने कमरे में सो जाओ, मैं सुबह तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट ले आऊंगा। इशिता गुस्से से बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है, एक तो मेरी तबीयत खराब हो रही है और आप मुझे अपने कमरे से भगाना चाहते हो, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब आज के बाद ना तो मैं आपसे बात करूंगी और ना ही आपके साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। और हाँ, हॉस्पिटल जाना होगा तो सीधा कियारा दीदी और समर्थ जीजू के साथ जाऊंगी। वो कमरे से निकलने ही वाली थी कि दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, इशिता, तुम तो बुरा मान गई, मैं तुम्हें अपने कमरे से भगा थोड़ो ना रहा हूँ, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे रूम का जो मैट्रेस है वो बहुत सॉफ्ट है और तुम खुद भी इतनी सॉफ्ट हो कि तुम्हें सॉफ्ट मैट्रेस पर ही सोना चाहिए। बस इसीलिए कह रहा था कि चलो अपने रूम में सो जाओ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं इशिता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अब चलो गुस्सा छोड़ दो और कियारा और समर्थ को ये बात मत बताना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वो खुश होते हुए कहती है, दक्ष जी, मुझे ढेर सारी चॉकलेट और अपने रूम के लिए खूब बड़े बड़े टेडी भी चाहिए। कल मैं आऊंगा, वहाँ तुम जो मन करे वो खरीद लेना। इशिता खुश होते हुए उसके गालों पर किस कर लेती है और फिर अपनी गाल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलो अब जल्दी से मुझे गुड नाइट किस करो। दक्ष जब कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है तो इशिता घूर कर एक बार फिर उसे अपने गालों की तरफ इशारा करती है, तो दक्ष आगे बढ़कर उसके गालों पर गुड नाइट किस कर देता है। इशिता वहां से चली जाती है और दक्ष अपने मन में सोचने लगता है कि अभी तो मैं इस बात को छुपा सकता हूँ, लेकिन आने वाले महीनों में इशिता की प्रेगनेंसी को कैसे छुपाऊंगा? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था, देखते ही देखते पूरे 1 हफ्ते बीत गए थे। दक्ष कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था और फिर एक शाम जब वो ऑफिस से आता है तो इशिता की तबीयत सचमुच खराब थी, उसे वॉमिटिंग आ रही थी। डॉक्टर जब उसे चेक कर रहे थे, ठीक उसी समय दक्ष ऑफिस से आ जाता है। वो जैसे ही देखता है कि डॉक्टर इशिता को चेक कर रहे हैं तो वो दरवाजे से चिल्लाते हुए कहता है, रुकिए डॉक्टर। उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर रुक जाती है। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ इशिता के पास आता है और अपनी मम्मी रेनू जी से कहता है, मॉम, इशिता की तबीयत खराब थी, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
मैं इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। रेनू जी उसे रिलैक्स करते हुए कहती हैं, बेटा, मैंने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया है। इशिता ने रात में काफी लेट खाना खाया था। इस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ और उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई। डॉक्टर अभी दवाई दे देंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं मॉम, अगर उसे वॉमिटिंग आ रही है तो मैं उसे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। वैसे भी कियारा और समर्थ यहाँ नहीं है और मैं नहीं चाहता कि समर्थ और कियारा को ऐसा लगे कि उसके अब्सेंस में हम दोनों ने इशिता का ध्यान नहीं रखा। वो इशिता को अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम, मैं अभी इशिता को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था और डॉक्टर और रेनू जी बस उसे जाते हुए एकटक देख रहे थे। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी। सीधा मॉम को जाकर बता दिया कि तुम्हें वॉमिटिंग हो रही है। इशिता अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, दक्ष जी, मुझे सच में वॉमिटिंग हो रही है। अच्छा, इसका मतलब अभी तक तुम्हें झूठ-मूठ की वॉमिटिंग हो रही थी। इशिता अपनी बात संभालते हुए कहती है, नहीं, आज मुझे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब चुपचाप बैठी रहो, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उस दिन कोई एक्शन नहीं लिया और आज तमाशा कर रही हो। मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार माय फूड। मैं ये प्यार-व्यार को नहीं मानता। तुम्हें पता है कि प्यार कौन करता है? जो घर में फ्री बैठे होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता। यू मीन मेरी कियारा दीदी और समर्थ जीजू फ्री बैठे हुए थे और फिर उन्होंने प्यार कर लिया। हाँ, पूरा बिजनेस तो मैं ही संभालता हूँ। समर्थ को क्या है, 2-4 मीटिंग अटेंड कर ली और बस चुपचाप घर आ गया। वो मुंह बनाते हुए कहती है, दक्ष जी, आप तो बहुत प्राउडी हो। इतना प्राउड करना अच्छी बात नहीं होती। अब आगे एक शब्द भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारी सच में जान ले लूंगा, क्योंकि इस बवंडर में तुम्ही ने मुझे फंसाया है। ना कोई टेंशन थी और ना ही कोई फालतू के काम, और आज देखो बिना मतलब की टेंशन लिए बैठा हूँ और बार बार तुम्हारे साथ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, दक्ष जी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, कांड जो तुमने किया है, चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। इशिता अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए वो जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते हुए देखकर दक्ष इरिटेट होते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी हंसी आ रही है? दक्ष जी, मुझे नहीं, मेरे बच्चे को हंसी आ रही है। दक्ष चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा बेबी है तो जाहिर सी बात है तुम्हीं पर गया होगा। एक समय था जब स्पेशल नाइट के बारे में पता नहीं था और आज स्पेशल नाइट का सर्टिफिकेट लेकर घूम रही हो। वो उसकी बात पर शर्माते हुए कहती है, इसका मतलब स्पेशल नाइट में ये सब किया जाता है। उसकी बात सुनकर वो ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देता है और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, अभी कुछ देर पहले तुम्हें वॉमिटिंग आ रही थी और अब नॉन स्टॉप बातें। वो मैंने नींबू पानी पी लिया था, इसलिए मुझे वॉमिटिंग खत्म हो गई। अगर नींबू पानी से वॉमिटिंग खत्म हो जाती है तो उस दिन क्यों नहीं पिया था? क्योंकि उस दिन की वॉमिटिंग प्रेगनेंसी वाली थी और आज की वॉमिटिंग फूड पॉइजनिंग वाली है। दच अपना माथा पकड़ते हुए कहता है, बस बस इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा था, क्योंकि शादी के बाद यही सब ड्रामा शुरू हो जाता है। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, दक्ष जी, मुझे पानी पूरी खाना है। वो उसे घूर कर देखता है और कहता है, अभी तुम्हारी फूड पॉइजनिंग हुई थी और अब तुम्हें पानी पूरी खाना है। वो तो आपको देखते ही ठीक हो गई थी। क्या? आई मीन आपको देखकर डर के मारे ठीक हो गई थी। इशिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कोई प्लान बना रही हो?
दक्ष जी, मैं 18 साल की एक मासूम बच्ची टाइप की लड़की हूँ। भला मेरे मन में ऐसा कोई खूंखार प्लान कैसे आ सकता है? दक्ष कुछ सोचते हुए कहता है, इशिता, मैं शादी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह के सिचुएशन में तुमने मुझे डाल दिया है, उस सिचुएशन में मुझे तुमसे शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी मॉम तुम्हें अपने घर बहुत विश्वास के साथ लेकर आई थी। अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ, तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी मॉम मेरी वजह से दुखी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं मॉम से बात करूँ। इशिता खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, वाह दक्ष जी, आप तो बहुत अच्छे हो, सुपर से भी ऊपर 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 वाले हो। मैं ये जानती थी कि आप जब मुझे ऐसी सिचुएशन में देखोगे, तो मुझसे ज़रूर शादी कर लोगे। दक्ष उसे हैरानी भरी नजरों से देख रहा था और वो खुशी के आंसू अपनी आंखों से पोंछते हुए कह रही थी, दक्ष जी, देखना, मैं आपकी बहुत अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। दक्ष कुछ कहता, इससे पहले ही वो आगे बढ़कर उसके गालों को चूम लेती है। दक्ष फिर कुछ कहने चलता है, तभी वो उसके ओठों पर झुक जाती है और एक बहुत प्यार भरा स्पर्श करते हुए कहती है, थैंक यू। इशिता, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? अरे बुद्धू, इतना भी नहीं जानते, करती हूँ। अच्छा, अभी जब अच्छा, अभी जब तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा था, तब तक दक्ष जी आप करके बोल रही थी, और जैसे ही शादी के लिए हाँ कहा, तो सीधे बुद्धू और तुम करके बात करने लगी। वो मुस्कुराती हुई बोली, मैं जान भी बोलूंगी, पर शादी के बाद। दक्ष उसके चमकते हुए चेहरे को देख रहा था और अपने आप से कहता है, इशिता, गलती किसी की भी हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और फिर दक्ष सीधा अपने मॉम डैड से शादी की बात करता है, तो राजवीर जी उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं, पर रेणु जी को उसकी बात पर कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें तो उस समय दक्ष पर शक हो गया था, जब वो इशिता को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले गया था। इशिता हर तरह से उनकी बहू बनने के लायक थी, इसलिए वो शादी के बाद से बहुत खुश थीं। लेकिन इस बात की उन्हें थोड़ी चिंता भी हो रही थी कि शायद कियारा इस शादी के लिए तैयार ना हो, क्योंकि दक्ष और इशिता की एज में पूरे 12 साल का अंतर था। राजवीर को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें भी यही लग रहा था कि इशिता दक्ष से बहुत छोटी है और इस फीमेल विवाह का कोई भी भविष्य नहीं होगा। इसलिए वो दक्ष को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, शादी ही करनी है तो अपनी हम उम्र लड़की से करो। इशिता तुम्हारी जीवन संगिनी बनने के लायक नहीं है। वो कियारा की छोटी बहन है, वो तुमसे उम्र में भी छोटी है, और तुम दोनों का ऐसा रिश्ता है कि अगर ये शादी होती है, तो कियारा इशिता की देवरानी बन जाएगी। डैड, मैंने हर तरह से सोच लिया है, और मुझे भी पहले ये रिश्ता बेमेल लगता था, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं ये शादी कर रहा हूँ, तो इसके पीछे कोई तो रीज़न ज़रूर होगा, जिस वजह से मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गया हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, और तब रेणु जी राजवीर जी से कहती हैं, एक तो इतनी मुश्किल से दक्ष शादी के लिए रेडी हुआ है, और आप उससे कह रहे हैं कि वो इशिता से शादी ना करे। रेणु, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा था। दक्ष इशिता को पसंद करता है, वो उससे प्यार भी करता है, इस वजह से वो शादी करना चाहता है। क्या, अगर ऐसी बात थी तो दक्ष ने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? कुछ बातें बोल कर नहीं बताई जाती, उन्हें आंखों से ही समझ लेना होता है, और मैंने अपने बेटे की आंखों में इशिता के लिए ढेर सारा प्यार देखा है। इस तरह से रेणु जी राजवीर जी को दक्ष
और इशिता की शादी के लिए मना लेती हैं। रेनू जी जब ये खबर कियारा को देती हैं, तो कियारा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो फ़ोन पर कोई जवाब नहीं देती और बस इतना कहकर फ़ोन काट देती है कि मैं 3 दिन बाद इंडिया आ रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी। रेनू जी अच्छी तरह से जानती थी कि कियारा इस शादी के लिए हरगिज़ तैयार नहीं होगी। ये बात तो तक्ष और इशिता भी जानते थे, इसलिए इशिता हर पल यह सोचने में लगी हुई थी कि वो अपनी दीदी को इस रिश्ते के लिए कैसे राज़ी करेगी। धीरे-धीरे 2 दिन बीत गए थे। कियारा समर्थ के साथ जैसे ही घर आती है, तो वह सीधा रेनू जी के पास जाती है और कहती है, मॉम, इशिता तो बच्ची है, उसे अपने भले-बुरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आप तो बहुत मैच्योर हो, फिर आपने दक्ष भैया की बात को क्यों मान लिया? माना कि दक्ष भैया स्मार्ट, हैंडसम और गुड लुकिंग हैं। देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो 32 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी छोटी सी गुड़िया के हस्बैंड बने, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इसलिए आइंदा से आप इस शादी के बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। कियारा बेटा, दक्ष ही नहीं, इशिता भी दक्ष से शादी करना चाहती है। वो तो नासमझ है। मॉम, उसे अपने भले-बुरे का ज्ञान होता, तो मैं उसे अपने साथ ससुराल लेकर नहीं आती। और हाँ, अगर इशिता इस शादी के लिए तैयार है, तो ज़रूर दक्ष भैया ने उसका ब्रेन वॉश किया होगा। वो बड़बड़ाती हुई कहती है, वैसे तो अभी तक उन्हें शादी नहीं करनी थी, और अब शादी करनी है, तो वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की से। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बहन की शादी उनसे होने दूंगी। पूरी लाइफ में अपनी बहन को कुंवारी बिठाकर रख सकती हूँ, लेकिन उनसे शादी तो नहीं होने दूंगी। इतना कहती हुई वो वहां से चली जाती है और रेनू जी अपने आप से कहती है, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। राजवीर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, रेनू, मुझे अच्छी तरह से पता था कि कियारा इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। सच कहूँ तो अगर कियारा की जगह मैं भी होता, तो मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं होता। रेनू जी अजीब सी कश्मकश में फंस चुकी थीं। एक तरफ उनका बेटा था और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे की बीवी। वो किसी एक को खुश करके दूसरे को नाराज नहीं करना चाहती थीं। इसलिए वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, अगर आपने मेरे दक्ष की जोड़ी इशिता से बनाई है, तो प्लीज कुछ ऐसा कर दो कि सब राजी खुशी इस शादी के लिए तैयार हो जाएं। उधर कियारा का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। वो इशिता के कमरे में जाती है, तो इशिता वहां नहीं थी। नौकर उसे बताते हैं कि इशिता मैडम तो कॉलेज गई हैं। वो बड़ी बेसब्री से गार्डन में टहलते हुए इशिता का इंतजार करने लगती है। करीब 2 घंटे इंतजार करने के बाद इशिता और दक्ष एक साथ घर आते हैं, तो उन दोनों को एक साथ देखकर कियारा का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कियारा इशिता से बिना कुछ कहे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर नहीं आई थी कि तुम अपने से 12 साल बड़े लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो। दी, मैं चुप, एक शब्द नहीं। इतना कहते हुए वो दक्ष की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो बच्ची है, इसे सही गलत क्या होता है शायद इसे नहीं पता, लेकिन आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। फिर आप इस रिश्ते के लिए कैसे तैयार हो गए और इस बात की उम्मीद कर ली कि मैं भी इस रिश्ते के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाऊंगी। कियारा, मेरी बात सुनो, मुझे कोई बात नहीं सुननी, और हाँ, अब आप मेरी बहन से कोई बात नहीं करेंगे। इतना कहते हुए वो इशिता का हाथ पकड़ती है और उसे कमरे में लेकर आती है, जहाँ उसका सारा सामान पैक करके कहती है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, हम अभी अपने घर जा रहे हैं। दीदी, आप मेरी बात तो सुनो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। वो इशिता का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आती है। इशिता रोती हुई कहती है, दीदी, मैं दक्ष जी से प्यार करती हूँ,
इसलिए उनसे शादी करना चाहती हूँ। कियारा दांत पीसती हुई कहती है, ये प्यार नहीं, तुम्हारा पागलपन है, जो अपने से 12 साल बड़े लड़के से प्यार कर बैठी, और जिसे तुम प्यार कह रही हो, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन है। जब कल तुम 25-26 साल की हो जाओगी, उस समय तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने से 12 साल बड़े लड़के से शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए दक्ष भैया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कियारा की बात सुनकर इशिता रोने लगती है। तब कियारा उसे गले से लगाती हुई कहती है, मेरी गुड़िया, तुम मेरी बात को समझो। तुम्हारे लिए दक्ष भैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा शादी करने का मन है, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा मासूम और तुम्हारी हम उम्र का होगा। इशिता अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है दीदी, मैं दक्ष जी से कोई बात नहीं करूंगी। इशिता की बात सुनकर कियारा बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इशिता उसकी बात को समझ गई है। पर शायद उसे ये नहीं पता था कि इशिता के दिमाग में तो कोई बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। कियारा इशिता की घर पर रखती है और उससे कहती है कि वो 24 घंटे इशिता मैडम के साथ घर पर रहेगी। कियारा एक बार फिर इशिता को समझाते हुए कहती है, इशिता, अब अगर दक्ष भैया तुम्हें कॉल करें, तो तुम उनसे बिल्कुल बात मत करना और ना ही उनसे मिलना। मैं अभी सिंघानिया हाउस जा रही हूँ। यहाँ तुम्हारे साथ गीता 24 घंटे रहेगी। मैं भी तुमसे रोज शाम को मिलने आया करूंगी। इतना कहते हुए कियारा इशिता को अपनी बाहों में भर लेती है और कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, जो बातें बीत चुकी हैं, अब उन बातों के बारे में मत सोचना। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत राजकुमार ढूंढूंगी, जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। हाँ दीदी, अब मैं दक्ष जी से कोई बात नहीं करूंगी, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दक्ष जी मेरे बिल्कुल लायक नहीं हैं। कियारा इशिता के माथे को चूमते हुए कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया। इशिता मुस्कुराने लगती है। कियारा जैसे ही घर से जाती है, तो इशिता अपने कमरे में आ जाती है और अपने आप से कहती है, सॉरी दी, मैं दक्ष जी को इस जन्म में नहीं भूल सकती। रही बात उस खूबसूरत राजकुमार की, तो इस पूरी दुनिया में मेरे दक्ष जी जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं। आपके सामने मैंने हाँ इसीलिए कहा था, क्योंकि अगर मैं आपके सामने जिद पर अड़ी रहती, तो आप जरूर मेरे साथ यहीं इसी घर में रह जाती। फिर मैं दक्ष जी से कैसे मिलने जाती। बस इसीलिए आपकी हाँ में हाँ मिलाती रही। उधर दक्ष कियारा की बात सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया था। घर में मम्मी पापा और समर्थ भी बहुत परेशान थे। उन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी वहां कियारा आ जाती है और वो सबको बताती है कि मैंने इशिता को समझा दिया है और इशिता ने दक्ष भैया से शादी करने से मना कर दिया है। दक्ष ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। उसके मन में भी इशिता के लिए कहीं न कहीं फीलिंग्स आ गई थी। शायद यही वजह थी कि वो अब इशिता से शादी करना चाहता था। और जब कियारा ने उसे बताया कि इशिता उससे शादी करना नहीं चाहती है, तो वो इस बात से बहुत हर्ट हो गया था। वो अपने कमरे में आता है और अपने आप से कहता है, इशिता, तुम भी बिल्कुल पूर्वी की तरह ही निकली। जैसे पूर्वी ने अपने मम्मी पापा के लिए मुझे छोड़ दिया था, वैसे ही तुमने अपनी बहन के लिए मुझे छोड़ दिया। सच में सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। तभी उसे इशिता की प्रेगनेंसी की याद आती है, तो वो कहता है, इशिता, मेरे और पूर्वी के बीच में तो कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। इसलिए उसने जब मुझे छोड़ा था, तब मुझे बहुत हर्ट हुआ था। लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में तो वो सब कुछ हो चुका है, और मेरा बेबी इस समय तुम्हारे पेट में भी पल रहा है। ये सब जानकर तो मुझे अब और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। पूर्वी से चोट खाकर तो मैंने अपने आप को संभाल लिया था, लेकिन जो तुमने जख्म मुझे दिया है, उस जख्म के बाद अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। लंच करने के बाद
इशिता अपने कमरे में आ गई थी। उसने जब देखा कि उसकी केयरटेकर गीता नीचे किचन में है, तो वो दरवाजे को लॉक कर लेती है और दक्ष को फोन मिलाती है। लगातार 4 कॉल करने के बाद भी जब दक्ष ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, तो वो मारे गुस्से में फ़ोन बेड पर पटक देती है और कहती है, "मुझे पता है दक्ष जी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।" वो बेड पर लेटे-लेटे बहुत देर तक रोती रहती है। करीब 2 घंटे के बाद दक्ष की कॉल बैक आती है, तो वो रोते हुए कहती है, "पहले तो फ़ोन उठाया नहीं, अब क्यों फ़ोन कर रहे हो? मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं किया। बताओ, क्या कहना है? और तुमने तो शादी करने से इनकार कर दिया। दक्ष जी, आप भूत बन जाओगे, तब भी मैं आपसे शादी करने से इनकार नहीं करूँगी। फिर अभी तो आप बहुत स्मार्ट सिक्स पैक वाले हैंडसम लड़के हो, फिर भला मैं आपसे शादी करने से कैसे मना कर सकती हूँ?" पर कियारा तो कह रही थी कि दीदी मुझसे बड़ी हैं, इसलिए मेरी चिंता करना उनका फर्ज है। पर मैं आपकी भी तो होने वाली बीवी हूँ, इसलिए थोड़ी सी चिंता आप भी मेरी कर लो और अभी मुझसे मिलने यहाँ आ जाओ। इशिता, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? दक्ष जी पैरों से। इशिता, तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहा है? तुम्हें पता है हम दोनों कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए। मेन गेट पर गार्ड होंगे, इसलिए आप पीछे के रास्ते से आना। लेफ्ट साइड में मेरा रूम है, मैंने रूम की खिड़की खोल दी है। इशिता, मैं चोरों की तरह तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। वो हंसते हुए कहती है, दूल्हा बनकर तो दीदी आपको आने नहीं देंगी, इसलिए चोर बनकर ही आ जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। दक्ष जी, प्लीज़ समझा करो। आप मेन गेट से आएँगे, तो गार्ड दीदी को तुरंत सारी बात बता देंगे। दक्ष उसकी बात पर मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था कि जो काम आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया, वो काम इस इशिता की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। उसका भी तो इशिता के बिना मन नहीं लग रहा था और इशिता जितना उससे मिलने के लिए बेचैन थी, उससे कहीं ज़्यादा दक्ष भी अब उससे मिलने के लिए बेकरार था। इसलिए वो जल्दी से रेडी हो जाता है और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का बहाना करके वो घर से निकलकर इशिता के घर आ जाता है। दक्ष जैसे ही विंडो से इशिता के कमरे में कदम रखता है, तो इशिता जोर से हंसते हुए कहती है, "दक्ष जी, देखा, मैंने आपको अपना दीवाना बना ही दिया।" दोस्तों, हमारी इशिता जितनी मासूम दिखती हैं, उतनी मासूम है नहीं। अब उन्होंने अगर दक्ष को अपने कमरे में बुलाया है, तो कुछ तो खुराफात करेंगी। क्या वो दक्ष से शादी करने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। और हाँ दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी रोमांटिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और हाँ दोस्तों, कहानी के प्रति एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट, कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।